Okay. Chalo, good evening, all of you. Okay, so let us see the next topic in this chapter, that is about the principle of perpendicular axis. Okay, so we can see the principle of perpendicular axis. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस देखा था, जिसके अंदर हमने देखा कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन बी फाउंड आउट अबाउट एनी पॉइंट if its moment of inertia about an axis passing through its center of mass is already known. Okay, so in the same way here, the principle of perpendicular axis is also similar to that. So let us see the statement of principle of perpendicular axis first. Okay, what does this principle of perpendicular axis tells us? Okay, उससे पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. ओके, सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, मैं उसको इस तरह से घुमाता हूँ, ठीक है, उसका एक्सिस जो है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस. ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर उसको मैंने घुमा दिया इस तरह से, तो उसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम बोल देंगे आई जेड. ठीक है ना, जेड मतलब क्या, जेड एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी. एंड रिमेंबर द बॉडी इज सपोज प्लेनर, ये बॉडी प्लेनर है, तो प्लेनर होने की वजह से उसका एक एक्सिस रहेगा जिसको हम बोल सकते हैं जेड, जो कि उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, और दो एक्सिस उसके प्लेन में रहेंगे, मतलब ये ऐसा एक और दूसरा ऐसा एक. ठीक है, वी कैन जस्ट कंसिडर दिस एज अ एक्स एक्सिस. ओके, ये दिख रहा है आपको, तो दिस विल बी द एक्स एक्सिस, राइट, एंड एट द सेम टाइम दिस सेकेंड वन हियर लाइक दिस, इट विल बी द वाई एक्सिस. ओके, अभी सपोज एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इस बॉडी को मैंने घुमा दिया, तो भी उसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा जरूर. ठीक है, विच कैन कॉल इट एज आई एक्स, राइट, एंड एट द सेम टाइम जो इसका वाई एक्सिस है, तो ये देखो ये वाई एक्सिस है कि नहीं, तो इसके अबाउट जो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो उसको हम बोल सकते हैं आई वाई, राइट, आई वाई. when the body is revolved about the y axis, its moment of inertia will be called as iy, and when the body is revolved about x axis, then its moment of inertia will be called as ix, and when the body is revolved about z axis, then its moment of inertia will be iz, like this. Okay, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका है उसको हम iz बोलने वाले हैं. मुझे बताओ, क्वेश्चन ये है कि कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ix या iy या iz, और क्यों, कौन बताएगा? Moment of inertia about which axis will be more, ix or iy or iz, which is perpendicular to this plane? बताओ जल्दी, कौन बताएगा? iz sir. iz, and why? क्या रीजन हो सकता है उसका? Okay, let me explain you. So See, because the distance between the particle is more, and if we rotate it in iz axis. यस यस यस, आईजेड के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो आईजेड से जो पार्टिकल्स है, तो ये देखो इतने दूर 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 फैले हुए हैं. ठीक है, इतना डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये इस तरफ भी, इस तरफ यहाँ इस इतने डिस्टेंस पे वो पार्टिकल है, इस तरफ भी इतने डिस्टेंस पे पार्टिकल है, तो डिस्टेंस जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है. क्योंकि देखो अगर आई एक्स की बात करते हो, ये अगर आई एक्स एक्स एक्सिस की अगर बात करते हो, तो दूर से दूर वाला पार्टिकल जो है, सबसे मैक्सिमम दूर वाला जो पार्टिकल है वो इतने डिस्टेंस पे है कि नहीं, ये डिस्टेंस, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, राइट. यहाँ पे भी वैसा ही, तो उससे ज्यादा डिस्टेंस पे कोई नहीं है. ठीक है, अगर आई वाई की बात करते हो, आई वाई सपोज ये इस तरह से, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए तो इतना ही डिस्टेंस मैक्सिमम है. ठीक है ना, यहाँ सेंटर से ये वाला डिस्टेंस हमको मेजर करना है, दिस मच डिस्टेंस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम दिस वाई एक्सिस, राइट, which is comparatively less than the distance of this particle from the center here when the z axis is considered. तो z axis से अगर हम देखेंगे तो z axis के लिए
ये डिस्टेंस हमको कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। ठीक, इसलिए हम देख सकते हैं कि आई जेड इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन आई एक्स एंड आई वाई। और एक रीजन है और एक लॉजिक है, हम ये समझ सकते हैं कि जब हम आई वाई के बारे में बात करते हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो तो खुद ही वाई एक्सिस पे है कि नहीं, तो इसलिए दे विल नॉट कंट्रीब्यूट इनटू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज दे आर ऑलरेडी लाइंग ऑन वाई एक्सिस, राइट? Therefore, there are many points which are already on y-axis, so they will not contribute at all in the moment of inertia, and that's why its moment of inertia will be reduced. It will be less. Okay. At the same time, when we consider x-axis also, तो x-axis के केस में भी देखो ये सारे points जो है, ये जो इस लाइन पे है, वो तो ऑलरेडी उस x-axis पे है, तो इसलिए they will not contribute to the moment of inertia because their distance is 0 from the axis. And that's why they will not contribute to the moment of inertia, and its moment of inertia will be actually effectively less, तो वो कम होगा। लेकिन जहां तक z एक्सिस का सवाल है, तो अगर इस पॉइंट में से पास होने वाला जो एक्सिस होता है ऐसा वाला, तो इस एक्सिस के बारे में क्या बोल सकते हैं? ओनली दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी ऑन द एक्सिस, राइट? एक ही पॉइंट उस एक्सिस के ऊपर आता है, उसके अलावा दूसरा कोई भी पॉइंट एक्सिस पे नहीं है, तो इसलिए सारे पॉइंट जो है वो एक्सिस से थोड़ा दूर दूर ही है, और उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, और उसकी वजह से ही आई जेड विल बी ग्रेटर देन आई एक्स एज वेल एज आई वाई। बट what does this principle of perpendicular axis tells us is precisely iz is equal to ix plus iy. okay, देखो एक सिंपल सी बात यहाँ पे हमको समझनी है कि iz is equal to ix plus iy. This is actually the statement of principle of perpendicular axis. मतलब moment of inertia of any planar body about transverse axis means perpendicular axis is always going to be equal to the sum of its moments of inertia about two mutually perpendicular axes in its plane and intersecting at the same point where the third axis cuts that plane body. Okay, for example this is the body. Okay, तो इस बॉडी के बारे में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे बोल सकते हैं कि उसका जो आई जेड है वो आई एक्स और आई वाई के सम के बराबर है, ये हमको वर्ड्स में बोलना है। So how can we state it down? तो उसके लिए हमको ये समझना है कि the moment of inertia of this plane lamina, lamina मतलब planar body, ठीक है, planar body को हम lamina बोलते हैं। So the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane, ठीक है, or we can just call it as a transverse axis, about a transverse axis is always equal to the sum of its moments of inertia about two mutually perpendicular axes in its plane and intersecting at the same point where the third axis or transverse axis cuts that body. मतलब ये दोनों एक्सिस उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां पे ये ट्रांसवर्स एक्सिस उस बॉडी को कट कर रहा है, तो मतलब तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं, ये उसमें से क्लियर हो गया। so that we can consider the point at as origin and the three axes as x axis, y axis and z axis, and the moment of inertia about z axis is always equal to the sum of the moment of inertia about x axis and y axis. That is the statement of principle of perpendicular axis. Remember, now we are going to prove this. How will you prove this? तो ये प्रूव करने के लिए हमको ये करना है, we'll have to consider a body first. Suppose this is the body and it should be a planar one. Okay, ये planar body रहने वाला है, that means it should be like this, flat in this way. तो ये इस तरह का flat body रहने वाला है वो। Okay, this is a planar body, we can just say, and suppose there are three axes. Okay, two axes are going to be in the plane of the body and one of them is going to be perpendicular to the plane of the body, which can be called it as a z axis. Okay, so suppose this is the point and this is the z axis. Okay, and there are two more axes which are in the plane of the body which are perpendicular to each other. Suppose this is one of them. Okay, ये एक हो गया x एक्सिस, उसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा जो है वो इस तरह से है।
वी कैन कॉल इट एज वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है डायग्राम प्रॉपर्ली ठीक से? देखो, there are three axes, x axis and y axis are compulsorily in the plane of the body, and z axis is going to be the perpendicular to the plane of the body. Okay, so z axis will be called as transverse axis. Transverse matlab perpendicular to the plane. Okay, and x axis and y axis are any two axes which are in the plane of the body and which are perpendicular to each other like this. तो ये दोनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए इस तरह से, ठीक है? एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा. We can draw it anywhere, but should be passing through the same point where the transverse axis cuts that body. Okay, तो ये हमको समझना है. तो अगर ऐसा है तो we have to prove that Iz is equal to Ix plus Iy. How can we prove this? तो उसके लिए let us take that this capital M is the mass of the body. Total mass of the body is going to be capital M. Okay, and consider an element. एक छोटा element यहाँ पे consider कर लो. Suppose this is the element considered here, okay, which is of mass dm. ये dm इतने मास का ये स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, जो अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, जिसको हम नाम दे देंगे p सपोज. ठीक है, p is the point where this element is located. Actually here this point p will have some coordinates with respect to x axis and y axis. ये जो xy प्लेन है उसके हिसाब से इस p पॉइंट को कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे. If we just draw the perpendicular from the point P on this y-axis here, then it will just, this distance will actually be y coordinate of that particle. Correct hai? No doubt. And at the same time, if we just draw the perpendicular from this point on this x-axis here, like this, then this distance here will actually be the x coordinate of that point. Correct hai? So let us say that the point P is having the coordinates x comma y here. Okay, so x comma y ये उसके coordinates है. And obviously अभी जबकि ये y है तो जरूर ये भी y होगा, बिल्कुल. और जबकि ये x है तो जरूर ये भी तो x होगा, बिल्कुल, no doubt. So we can just say that because it is going to be a rectangle, right? Rectangle, because this is going to be the right angle here, and even this is also going to be a right angle here also. ओके, तो ये भी राइट एंगल होने वाला है, और ये राइट एंगल तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, और ये भी राइट एंगल ही है, बिल्कुल. तो चारों एंगल्स जो उसके है वो राइट एंगल्स ही है, इसके कारण यहाँ पे उसको हम रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं. सो सिंस इट इज अ रेक्टेंगल, वी कैन जस्ट से व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस. कैन यू फाइंड इट आउट? यस, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट at P about x axis? कौन बताएगा? जब इस पूरे बॉडी को हम x एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो पॉइंट P जो है वो P कौन से रेडियस में घूमेगा पता है? y इतने रेडियस में घूमेगा. समझ सकते हो ठीक से? y will be the radius of particle because the body is, whole body is going to flip like this about x axis. ये x axis के अबाउट वो बॉडी मूव होने वाला है. दिख रहा है तुमको x axis? ये देखो, ये x एक्सिस है. ओके, तो जब ये पूरा बॉडी हम इस x एक्सिस के अबाउट उसको घुमाएंगे इस तरह से, तो क्या होगा? ये पॉइंट P जो है वो इस तरह से घूमेगा गोल गोल, तो उसका जो y है वो y उसका रेडियस बनेगा, राइट? तो इसलिए उसको हम बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट एट P अबाउट x एक्सिस विल एक्चुअली बी y square into dm. Do you agree with this? y square into dm. Yes. And because of that, the moment of inertia of the whole body about x axis, ठीक है, moment of inertia of the body about x axis will be actually integration of y square dm. Do you agree with this? And that is we call it as ix. correct है, उसको ही तो हम ix बोल रहे हैं. तो ix will actually be equal to integration of y square into dm. Give this as equation number 1. Okay, now let us talk about the y axis. तो अगर y axis के बारे में बात करते हैं तो देखो, इस y axis के अबाउट जब ये पूरा बॉडी घूमेगा इस तरह से, तो ये पॉइंट P जो है वो x इतने रेडियस के अंदर घूमेगा कि नहीं? जरूर. द पार्टिकल P का जो रेडियस है वो x के बराबर रहेगा. इसलिए we can just repeat that moment of inertia of element at P
about y axis is going to be x square into dm, करेक्ट है, x square into dm. बट देन अगर एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर x स्क्वायर इंटू डीएम के बराबर है तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट y एक्सिस, इंटीग्रेशन ऑफ दैट x स्क्वायर इंटू डीएम. सो वी कैन जस्ट से दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट y एक्सिस will actually be integration of y square, sorry, integration of x square into dm, जिसको ही हम iy बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे iy बन गया. तो iy will be actually equal to integration of x square into dm. Just give this as equation number 2. Okay, and then we can now talk about the moment of inertia of the body about z axis here. Okay, can you tell me what should be the moment of inertia if this point is denoted by O? Then what is the moment of inertia of element about z axis? Yes, बताओ जल्दी क्या क्या होगा. What is the moment of inertia of the body element about z axis? जब ये पूरा बॉडी z एक्सिस के अबाउट घूमेगा इस तरह से, तो ये पॉइंट P जो है वो कितने रेडियस में घूमेगा, तो उसका रेडियस कितना होगा? यस, एनीबॉडी? Root x square plus y square. वेरी गुड, वेरी गुड. इट विल बी सेम एज OP. ओके, ये जो OP है, O और P को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो दैट OP विल एक्चुअली बी द रेडियस of that particle at P, which is going to be actually root of x square plus y square. Just forever, अभी फिलहाल उसको OP बोल देंगे, no doubt. So it will be OP square into dm. Okay, या OP को अगर तुमको चाहिए तो Z भी बोल सकते हो, so that it will be Z square into dm. Okay, चलो ठीक है. So अभी OP square dm ये हमको मिल गया. But then what is the moment of inertia of the whole body then about the same, that is z axis? It will be integration of OP square into dm, no doubt. इसको ही तो हम iz बोल रहे हैं, तो iz will actually be integration of OP square into dm. Give this as equation number 3 here. Okay, and then we can just talk about the Pythagoras theorem in this triangle OP. इसको चाहिए तो नाम दे दो कुछ, सपोज Q और इसको R, ठीक है ना. तो OPQ ट्रायंगल के अंदर देखो, इन द ट्रायंगल OPQ, if you apply the Pythagoras theorem on that, then hypotenuse is going to be OP, right? And base is y, height is x, or vice versa. We can just say that this OP square is actually going to be equal to x square plus y square. Do you agree with this? Okay, OP square is actually going to be x square plus y square. This is the Pythagoras theorem applied on this triangle OPQ or OPR, no doubt. ठीक है, so as we get this, so we can just put this value in equation number 3. तो इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू डाल दो, तो हमारा IZ क्या बनेगा? तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर के बदले ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dm, बराबर है. और फिर अगर हमने यहाँ पे ये dm जो है वो सेपरेट किया और इंटीग्रेशन को भी अगर सेपरेट आउट किया तो हमको मिल जाएगा IZ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू dm, राइट. बट एज वी ऑलरेडी नो दैट this integration of x square dm, how much it is from equation number 2, we get that it is going to be iy, right? And what is this integration of y square dm? We can just see here in the equation number 1, and it is going to be same as ix here. So if we just replace it by that, then we get this whole thing to be replaced by iy, and this whole thing will be replaced by ix, and hence we can just say that this iz will actually equal to ix plus iy, which is nothing but the principle of perpendicular axis that is to be proved. Okay, वही तो हमको prove करना था. Yes, so this is going to be actually the principle of perpendicular axis and its derivation, which is to be proved here. Okay, so just let us check take the screenshot of this fast.
so that we can see the applications. Yes, finish with this. Okay, so what is the use of this principle of perpendicular axis? To find out the moment of inertia of any flat body, plane body, about an axis passing through its transverse axis, if we know the moment of inertia about two mutually perpendicular axis in its plane, और उल्टा उल्टा भी कर सकते हैं कि नहीं, अगर हमको ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है और हमको प्लेन में रहने वाले दो एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए या उसमें से एक के अबाउट चाहिए, दूसरे का पता है, वी कैन जस्ट डू इट and use the principle of perpendicular axis in order to find out the moment of inertia of a body about the axis. Okay, so let us see the applications now. Remember that this principle of perpendicular axis can be applied only to a planar body. Okay, तो ये जो principle of perpendicular axis जो है तो हमेशा planar body के ऊपर ही अप्लाई होता है. अभी प्लेनर बॉडी मतलब क्या, जो फ्लैट हो, फ्लैट मतलब इसके कार्डबोर्ड के जैसा होना चाहिए, या जो हमने अभी पैड लिया था नहीं, पैड के जैसा होना चाहिए, या नोटबुक आपका, या अभी उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, हमने जो स्टैंडर्ड शेप्स देखे थे उसके अंदर रिंग उसका एक एग्जांपल है, डिस्क उसका एग्जांपल हो सकता है, बस ये दो ही उसके एग्जांपल्स है केंद्रवृत्त से. सो वी कैन जस्ट कंसीडर द रिंग. For the ring, we know that the moment of inertia happens to be simply mr square about an axis passing through its center and perpendicular to its plane like this, right? And for the disk, the moment of inertia happens to be mr square by 2, okay? Where this is a disk and the moment of inertia of the disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane like this. तो ये हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है. तो अगर ये हमको पता है तो इसको यूज करके इसको हम प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके क्या कर सकते हैं, देखो. सो नाउ वी कैन जस्ट सी द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. यस, सबसे पहला एप्लीकेशन हमको ये देखना है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर. ओके, सपोज दिस इज द रिंग, ये हमारे पास एक रिंग है. ओके, ये रिंग है और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको डायमीटर के अबाउट चाहिए. ये सपोज एक डायमीटर है उसका, ठीक है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, और एक डायमीटर ड्रॉ करो जो कि उसको परपेंडिकुलर हो इस तरह से. ये दूसरा हमने डायमीटर ड्रॉ किया जो कि इसको परपेंडिकुलर है इस तरह से. ओके, और एक एक्सिस ड्रॉ करो जो कि उसके सेंटर में से पास होने वाला है और वर्टिकल है, उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है इस तरह से. ओके, ये दूसरा एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया. हमको चाहिए क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट द डायमीटर. वी कैन जस्ट कॉल इट एज ID. ओके, ID. यस, एंड वी हैव कंसीडर्ड अनदर डायमीटर ऑफ द सेम रिंग. अभी सोचो, एक रिंग जो होता है तो इस रिंग का एक डायमीटर और दूसरा डायमीटर, उसमें कोई फर्क थोड़ी ना होता है, सारे डायमीटर तो इक्वलेंट होते हैं क्योंकि मास ऑफ द रिंग इज ऑलवेज इक्वलेंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along the whole circumference, and that's why its moment of inertia about any diameter is going to be the same. Therefore we can just say that this moment of inertia about this diameter is also going to be ID only. Okay, it is going to be the same, no doubt. And the moment of inertia about this axis will be actually called as IZ. We can just say IZ means it is Z axis. We can just call this as a X axis here. This can be called as Y axis and this will be called as Z axis. Do you agree with this? So and now if we just use this principle of perpendicular axis here, तो यहाँ पे अगर हमने principle of perpendicular axis use किया तो क्या मिलेगा हमको, स्टेटमेंट बताओ.
Yes, we can just say that this Iz is equal to Ix plus Iy. But can't you see that this in the diagram that Ix is same as Id and Iy is also same as Id only. So we can just say that, but Ix is going to be same as Id and Iy is also same as Id. Okay, Ix and Iy both are equal and they are equal to the moment of inertia of the ring about its diameter. And what about Iz here? How much is this Iz? Moment of inertia of the ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is actually going to be same as this mr square here. सेम ही तो है ना वो सिचुएशन, सेम ही तो है, तो इसलिए वो mr स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और उसी वजह से यहाँ पे हम Iz को mr स्क्वायर रिप्लेस कर सकेंगे, mr स्क्वायर, where m is going to be the mass of the ring and r is going to be its radius. Remember, so if we just replace all these values here, then we can be able to get this mr square is equal to Ix के बदले Id और Iy के बदले Id once again, so that this Id plus Id will just add up together and will become 2Id. So if we just have this mr square to be simply equal to 2 times of Id, then what is Id going to be equal to here? So see here, Id will be going to be equal to mr square upon 2. Okay, mr square upon 2. So this is actually going to be the formula for the moment of inertia of a ring about its diameter here. तो किसी भी रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो mr square by 2 के बराबर हुआ करता है. Now again, just don't get confused between the moment of inertia of the ring about diameter and the moment of inertia of a disc about transverse axis passing through its center, which is mr square by 2 only. यहाँ पे भले फॉर्मूला सेम है, mr square by 2 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे m मतलब क्या है, इट इज द मास ऑफ डिस्क. ओके, एंड r मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क. एंड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, डिस्क का है, और वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis passing through its center and perpendicular to the plane of that disk. But here if you just see, m is going to be the mass of ring, r is going to be the radius of that ring, and Id is actually going to be the moment of inertia of this ring about a diameter, not transverse. Okay, that is the basic difference between these two here. Okay, so this is the first application of principle of perpendicular axis. We can just see it here. Just take the screenshot of this first. Okay, let us try to find out the moment of inertia of a disc about diameter. तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, एनी ऑफ इट्स डायमीटर. तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, ऑब्वियसली एक डिस्क कंसिडर करना होगा. सो कंसिडर अ डिस्क लाइक दिस. Okay, this is the disk here. Yes, and this is the moment of inertia of the disk about diameter, perpendicular axis here in this way. We want to find out the moment of inertia of a disk about its diameter. तो उसके लिए diameter हमको draw करना पड़ेगा. But let us draw two diameters. Okay, two diameters will be required because these diameters will be along the in the plane of the body, and they should be perpendicular also, so that we can apply the principle of perpendicular axis. क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करने के लिए हमको 3 एक्सिस चाहिए होते हैं. एक एक्सिस उसको कट करने वाला और 2 एक्सिस उसके प्लेन में रहने वाले, और वो भी परपेंडिकुलर, राइट. तो इसलिए हम यहाँ पे 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे. वन विल बी along its diameter and the second will be along its perpendicular diameter like this. Okay, so these are the 2 axes, one of which can be called as Ix and other one will be called as Y, and the third one is obviously it's going to be Z. Okay, तो अगर ये 3 एक्सिस हमने यहाँ पे ले लिए,
जिसमें से इस एक्स एक्सिस के अबाउट जो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम आईडी बोल सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट जो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम आईडी बोल सकते हैं, लेकिन जेड एक्सिस के अबाउट जो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई जेड रहने वाला है। और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, what we get is Iz is equal to Ix plus Iy। समझा ठीक से? ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। बट इफ यू जस्ट सी इन द डायग्राम, then what we get is Iz is actually going to be the moment of inertia of a disk about its perpendicular axis passing through its center, right? That is already we have seen that it is going to be mr square by 2, okay? mr square by 2 ये रेडीमेड फॉर्मूला है जो कि हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है फॉर द डिस्क, ओके? एंड एट द सेम टाइम वी कैन जस्ट सी हियर दैट the Ix and Iy are actually going to be the same and each of them can be called as ID, no doubt. So this will be actually ID. Ix और Iy दोनों को हम ID बोल सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम ये सब रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा this mr square by 2 which is replaced for Iz here, which must be equal to Ix plus Iy which is same as ID each. So it will be actually ID plus ID, correct है? So that we can just be left with mr square by 2 is going to be equal to 2 times of ID, right? And if we just take these two in the denominator in the other side, then we can be able to get it as mr square by 4 actually, okay? So we can just get in the next step that ID is actually going to be mr square upon 4, okay? So this is actually going to be the formula for moment of inertia of the disk about its diameter. तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके डायमीटर के अबाउट कितना होता है? mr square by 4, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायमीटर is simply mr square by 2 only, like this, okay? So this is all about the applications of principle of perpendicular axis. Just take the screenshot of this fast. अच्छा, इसमें लास्ट का भी आ गया, रिंग का भी आ गया और डिस्क का भी आ गया एक ही बोर्ड पे, ओके? यस, ओके। Please note that the principle of perpendicular axis cannot be used for solid sphere or hollow sphere, okay? Solid sphere और hollow sphere इसमें principle of perpendicular axis का कोई काम नहीं है, क्योंकि solid sphere and hollow sphere are not going to be the planar bodies. The principle of perpendicular axis can be used only in case of planar body, मतलब flat body. जो flat body होता है जिसका कुछ ना कुछ plane होता है, fixed plane होता है, उसको ही हम प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकते हैं। अदरवाइज जो बॉडी सॉलिड स्फीयर के जैसा है, जो 3 डायमेंशनल में फैला हुआ है, उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि उसका प्लेन ही नहीं होता है कोई भी। तो जिसको प्लेन है, मतलब जो प्लेनर बॉडी है, उसी के ऊपर हम प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकते हैं, ठीक है? अगर तुमको पूछा, एक क्वेश्चन समझो, एक पूछा कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी of a ring, suppose, about tangent parallel to the diameter. And no doubt we can just have this question in this way. Another question like this: find the moment of inertia of a disk, okay, disk about the tangent which is again parallel to its diameter.
ओके मतलब टेंजेंट पैरेलल टू द डायमीटर अगर हमको चाहिए तो कैसे निकालेंगे? अभी सपोज रिंग जो है, तो वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमको निकालना है। ये सपोज एक रिंग है, okay, this is the ring, and we want to find out the moment of inertia of this ring about an axis which is tangent. Okay, तो अभी यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है एक tangent which is going to be parallel to the diameter. Yes, so can you draw the tangent which is parallel to diameter? See, diameter मतलब ये suppose diameter है उसका, तो उसका tangent parallel to diameter मतलब यहाँ से होगा वो, तो it will be like this. Okay, this is going to be the expected axis, and about this axis the moment of inertia of this body is to be found out. Yes, how can we do that? Which principle should we use here? कौन सा principle use करेंगे हम यहाँ पे बताओ? Principle of parallel axis use करेंगे या principle of perpendicular axis use करेंगे? क्या समझते हो? देखो So, हाँ बोलो। so we have to find ID by principle of perpendicular axis, and then that tangential axis of rotation, then by principle of parallel axis. Very good, very good. He is saying that we will have to find out the moment of inertia about diameter first by using the principle of perpendicular axis, and then we will have to use the principle of parallel axis to get the moment of inertia of a tangent parallel to its diameter. Okay, so abhi dekho, if we just draw another axis here which is passing through its diameter like this, so moment of inertia of the ring about diameter will be called as ID, and we already have proved this. अभी अभी हमने किया ना इसको। ID कितना मिला हमको? वो हमको मिल रहा है mr²/2. Just don't forget that. Okay, ID is going to be mr²/2 for the ring. Okay, ring का चल रहा है, तो ring के लिए हमने ये जो यहाँ पे किया था इसके पहले, तो वो mr²/2 इसका रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ हमको अभी यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टेंजेंट पैरेलल टू दिस डायमीटर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस. So if we use the principle of parallel axis, then we get that IO is equal to IC plus MH square. Again, just find out IC, how much it is. अब देखो यहाँ पे IC मतलब क्या? The moment of inertia of a ring about the axis, parallel axis passing through its center of mass. That is diameter only ना? तो diameter तो center में से पास होता है कि नहीं? तो इसलिए diameter के about जो उसका moment of inertia है वही IC बन जाएगा, क्योंकि diameter itself is passing through the center, and that's why IC will be same as ID, which will be taken as mr²/2 here. Okay, and as usual the distance between two parallel axes is once again going to be same as r only. Okay, ये दो एक्सिस के बीच में डिस्टेंस उतना ही होगा जितना रिंग का रेडियस है, तो इसलिए फिर यहाँ पे h के बदले हमको r ही डालना होगा, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे हमको IO का जो वैल्यू मिलेगा तो वो रहेगा एक्चुअली IC, which is actually going to be mr²/2 plus here it is m into h square by m into h square. So m into h is going to be r only, so it will be mr² simply, so that we can just take this mr² common. Okay, so if you just take mr² common, then it will be 1/2 plus 1 left inside the bracket, and then we can just be simplify this here, that is 1/2 plus 1 becomes 3/2, and hence we can just say that the moment of inertia which is required here will be 3/2 times of mr². That's all. Okay, can we do this also on the same lines? Just check. See, we want to find out the moment of inertia of a disk about tangent parallel to its diameter. So once again, just draw a disk here. This is suppose the disk. So अभी देखो, disk can be drawn like this. Yes, and we have to draw a moment of inertia of the disk about the diameter which is parallel, tangent which is parallel to the diameter. This is the tangent parallel to the diameter, and this is the diameter here. Okay, the moment of inertia about diameter is denoted by ID, and we have proved it already.
this ID has been proved to be mr square upon 4. Correct है? mr square by 4. Yes. And if we just use it here in the principle of parallel axis, we have to use the principle of parallel axis so as to find out the moment of inertia about this axis, which is considered as IO, which is actually going to be IC plus mh square once again. But again, we can just see that IC is going to be same as ID because diameter always passes through the center. And once we get this IC same as ID, which is going to be mr square by 4, and also we can just see here that this h, that is the distance between two parallel axes, is going to be same as the radius of this disk, and hence we can just replace h by r here also and get this formula modified as IO is equal to IC, which is mr square by 4 plus mh square, where h is replaced by r, so that it becomes mr square. If we just take this mr square common, okay, then we can be able to get this IO is equal to mr square into bracket 1 by 4 plus 1, and 1 by 4 plus 1 becomes 5 by 4, and that is the answer. So we can just say in the last step that this expected moment of inertia will actually be equal to 5 by 4 times of mr square, and this is going to be the final result. Okay, that is the moment of inertia of a disk about its tangent parallel to its diameter. Okay, just tell me, can you find out the moment of inertia of this disk about the tangent to parallel to the diameter by any another way? दूसरे मेथड से निकाल सकते हो क्या? चेक करो और मुझे बताओ. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. Just take this screenshot of this first and parallelly just think about any alternative method to find out the same. Yes, actually time तो खत्म हो गया है, but just I will explain it in short and you can do it at home. See here, we want to find out the moment of inertia of this ring about tangent parallel to its diameter. So can't we draw it like this? Suppose this is ring which is in the horizontal plane like this, and tangent parallel to the diameter मतलब ये suppose diameter ऐसा है, okay, और उसका tangent parallel to diameter मतलब ऐसा हो गया. Okay, that means outwards. Okay, ऐसा है वो ऐसा. ठीक है, तो इसके एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ के निकालना है. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉरगेट अबाउट दिस, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, एंड कंसीडर द टू एक्सिस, वन ऑफ विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स सर्कमफरेंस हियर लाइक दिस. ओके, ये एक एक्सिस कंसीडर कर लो. ओके, और दूसरा और एक एक्सिस कंसीडर करो यहाँ पे, ये ऐसा वाला, ये देखो. ओके, this can be considered as x axis. Okay, this can be considered as y axis, and this will be your z axis. Okay, and now we can just use the principle of perpendicular axis and say that iz is equal to ix plus iy. बराबर है. इसमें हमको निकालना क्या है? iy निकालना है, जबकि iz हमको ऑलरेडी पता है, हमने कल निकाला था, याद है आपको? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होता है? iz कितना होता है? 2mr स्क्वायर होता है, याद होगा सभी को? 2mr स्क्वायर कल निकाला था ना. और फिर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर? एक्स एक्सिस जो है वो तो डायमीटर ही है ना, तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अभी अभी हमने निकाल के दिखाया. ix is same as id, which is same as mr square by 2. Okay, so this is mr square by 2, and then if we just replace it here, then we can get this as 2mr square is going to be equal to mr square by 2 plus iy. करेक्ट है, जिसमें से हमको ढूंढना है iy.
तो इसलिए इस mr² 2 को इधर लेके आओ, तो वो बन जाएगा 2mr² minus mr² 2, that is going to be iy. So that iy will actually be equal to mr² can be taken common and we'll be left with 2 minus half inside the bracket, which again becomes 3/2. correct है? 2 to the 4, 4 minus 1 3 upon 2, मतलब 3/2 बन गया वो. So we can just say that this iy will actually be equal to 3/2 times of mr², which is exactly same as that we have just got before, right? And in the same way we can just do it here also. ये diameter डिस्क का जो है वो भी हम सेम वैसे ही कर सकते हैं. ये सपोज हमारे पास डिस्क है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हमको यहाँ पे चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है. और एक एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया जिसको एक्स एक्सिस बोलने का है, और दूसरा ये जेड एक्सिस हम बोलने वाले हैं उसको. दिस इज जेड एंड दिस इज गोइंग टू बी वाई. तो अगेन वी कैन जस्ट से दैट दिस आई जेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, बट आई वाई देन विल बी इक्वल टू आई जेड माइनस आई एक्स. बराबर है. आई वाई हमको ढूंढना है, तो आई जेड में से आई एक्स माइनस करना पड़ेगा कि नहीं. और आई जेड कितना है जो कि हमने कल ही ढूंढ के निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट ट्रांसवर्स टेंजेंट, ओके, जो कि इस एक्सिस को पैरेलल होता है. तो वो 3/2 mr² हमको मिला था. ये देखो आई जेड इज गोइंग टू बी 3/2 mr². एंड व्हाट इज आई एक्स? इट इज सेम एज डायमीटर, है कि नहीं. तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का, जो अभी हमने ढूंढ के निकाला, mr²/4. ओके, mr²/4. and then if we just use this here, then we can just be able to get this iy to be simply equal to iz minus ix, where iz is actually 3/2 mr² minus here it is ix, which is mr²/4. okay, and then we can just be able to take something common. What can we take common? We can just take mr²/2 common, right? So if we just take mr²/2 out, then what we have left inside 3 minus here it is going to be 1/2 only. okay, so 3 minus 1/2 क्या बनता है? It's simply 5/2 बनता है. तो 5/2 mr²/2 into 5/2 actually can be written as 5/4 mr². yes, so this is actually going to be the same result which we have already obtained in the previous derivation. correct है? So 5/4 mr². This is the moment of inertia of a disk about parallel tangent, diameter ka parallel tangent. Okay. Yes. So this is all about this lecture. Let us stop here. Thank you all of you. Bye bye.